सबक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका जो इकबाली बयान है वो एक फर्द जुर्म है। साइफर की बुनियाद पे अपने सियासी और ज़ाती मफाद के लिए एक खेल खेला, एक ऐसा जुर्म किया जिसकी सज़ा जो है इसे हर कीमत पे मिलनी चाहिए। एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को एक्सपोज करना, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बड़ा वाज़ेह जुर्म है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अमरीकी साजिश और साइफर मामले पर अहम तरीन एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड पर आ गया है, जिसमें साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने गुज़िश्ता साल चेयरमैन PTI की जानिब से बनाए गए साजिश बयानिए की हकीकत बयान की है। सवाल यह है कि क्या चेयरमैन PTI के खिलाफ फैसला कुन इकदाम का वक्त आ गया है। हम गुज़िश्ता 1.5 बरस से ये बात कह रहे हैं कि ये जो मामला है साइफर का, ये साइफर्स आते रहते हैं। साइफर्स हमारे कई बरादर ममालिक की तरफ से भी आते हैं, पड़ोसी ममालिक की तरफ से भी आते हैं, कई ममालिक की तरफ से आते हैं, और उनके अंदर डिफरेंट कोड्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो कोड के ज़रिए आपके सामने आती है। मगर ये साइफर्स की एक अपनी लैंग्वेज होती है और इसको डिमार्श किया जाता है। फॉरेन फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जवाब दिए जाते हैं, लेकिन पब्लिक नहीं किया जाता। ये एक गैर मामूली वाक़या था जो साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर के मामले को पब्लिक में लाके, पब्लिक डोमेन बना के एक एक शख्स की ज़ुबान पे ये बात चढ़ा दी थी कि अमरीकी साजिश हुई है। लेकिन ये मामला यहाँ तक रुका नहीं। अमरीकी साजिश का मामला चलते चलते यहाँ तक पहुँच गया कि उन्होंने अमरीका को जो है वो ये कहा कि अगर अमरीका में बैठकर मेरे खिलाफ ये चीज़ हो रही थी तो यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने उसको क्यों नहीं रोका। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाना शुरू किए। पहले इशारे कनाइयों से बात की, कभी न्यूट्रल कहा, कभी जानवर कहा, बहुत कुछ कहते कहते वो यहाँ तक पहुँचे कि आखिर में उन्होंने फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा का नाम लिया कि वो भी इस साजिश का हिस्सा थे। अगर नहीं थे तो रोक तो सकते थे। उसके बाद चलते चलते ये मामला मोहसिन नकवी साहब पे जाके मुंतज हुआ, जो इस वक्त इंटरिम चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब में, कि वो भी इसके अंदर शामिल थे। तो अमरीकी साजिश का बयानिया चलते चलते पंजाब के CM तक पहुंचा। लेकिन इस दौरान बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट्स हुई। मसलन जब KPK के अंदर हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, तो उस वक्त उस वक्त जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं वो पाकिस्तान के अंदर वो गए डोनाल्ड ब्लूम मिलने KPK के चीफ मिनिस्टर महमूद खान से। उन्होंने उनको गाड़ियों के तोहफे भी दिए, US एड के तहत वो तोहफे ले लिए गए। हमने अपने इंटरव्यू में ये बात असद उमर साहब के सामने रखी और उनसे कहा कि आप एक तरफ कहते हैं कि अमेरिका ने आपकी हुकूमत के खिलाफ साजिश की, लेकिन दूसरी जानिब आपकी हुकूमत जो है वो उनसे गाड़ियाँ तोहफे में ले रही है। तो असद उमर साहब ने कहा कि मुझे ये तो नहीं पता कि गाड़ियाँ ली हैं या नहीं ली हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये उनकी मीटिंग पहले से ड्यू होगी और ये तो G2G है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। जब हम ये सवाल उनके सामने रखते थे कि अगर KPK की हुकूमत अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखे तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो मामलात हैं, लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाना चाहे तो उस पर गद्दारी के और इम्पोर्टेड हुकूमत के इल्ज़ामात लगते रहे। तो ये तज़ाद क्या है? इसका जवाब आगे से ये मिलता था कि हमारे मामलात जो हैं वो ऑफिशियल नौइयत के हैं और उनको जो है वो अमेरिका लेके आया है। इसके बाद हमने देखा कि ये जो फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन फ्रंट पे जो कुछ हुआ वो सिर्फ उसके असरात सियासी नहीं थे। हमने ये देखा कि उसके असरात जो है वो खारजा पॉलिसी की सूरत में दिखे और IMF के मुज़ाकरात में डिलेज आते रहे। IMF ने पाकिस्तान की नाक से लकीरें निकलवाईं, सख्त शराइत बनवाईं। उन तमाम शराइत का नतीजा ये है कि आज हम ये मुश्किल हालात देख रहे हैं। और सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं रहा, बल्कि जो हमारे जिन ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं वो भी मामलात में मोहतात हो गए, ये जानते हुए कि इस किस्म की बातें जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे की जाती हैं उनको पब्लिक डोमेन में लाके डिबेट किया गया। यहाँ तक भी मामला नहीं रुका, मामला इससे भी आगे गया। इमरान खान साहब ने लॉबिंग फर्म्स हायर की, लॉबिंग फर्म को हायर करके अमेरिका को ये बताने की कोशिश की कि मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो बराबरी के ताल्लुकात चाहता हूँ और अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, अपने सियासी मामलात में अपने लिए बयानात लेने के लिए इमरान खान साहब ने कई सेनेटर्स की हिमायत अमेरिकन की हासिल करने की कोशिश की। और फिर हमने देखा कि अमरीकी जो है वो इनके साथ मुलाकातें करते हुए दिखाई दिए। और इसका एक और बड़ा सबूत जो आपको दिखाई देगा वो ये कि बिलाखिर IMF का वफ्द भी जो है वो इमरान खान साहब से मिलने गया, जो कि गैर मामूली वाक़या था, अपोजिशन लीडर से इस तरीके से मुलाकात करना। तो ये तमाम सूरत हाल थी। और अब जो आज़म खान साहब कह रहे हैं ये तमाम मामलात अब तहकीकात तलब हैं, इसके कानूनी नुकात भी हैं, इसके सियासी मुज़मरात भी हैं। आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो खान साहब ये कह रहे हैं कि आज़म खान साहब एक ऑनेस्ट आदमी है और जब तक वो बोलेंगे, मेरे सामने नहीं बोलेंगे, तब तक मैं मानूंगा नहीं। ये फ़ैसला उनको अभी ही करना है कि या तो वो ईमानदार हैं और उन्हीं पर भरोसा करना है,
या फिर ये बताना है कि वो जो है ईमानदार नहीं है और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि बयान आपके ख़िलाफ़ आए तो आप ये कह दें कि वो ईमानदार नहीं है और अगर हक़ में आए तो आप कहीं ईमानदार है। तो आने वाले दिन बड़े दिलचस्प होंगे। इन तमाम मामलात पे हमने बात करनी है। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, वकील हैं तहरीक इंसाफ के, सीनियर वकील रहनुमा कानूनदान हैं आप। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और अज़मा बुखारी साहिबा, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। आपका बहुत शुक्रिया अज़मा साहिबा, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं। सायरा बानो साहिबा रहनुमा है GDA की, कराची से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आई स्टार्ट विद यू शुएब शाहीन साहब, मुझे बताइएगा कि वज़ीर दाखिला ने आज़म खान के एतराफ़ी बयान को चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ चार्जशीट करार दिया है और लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को तहकीकात की इजाज़त भी दे दी है। इस चार्जशीट का दिफा किस तरीके से होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब, पहली बात तो ये है कि सवाल ये नहीं है कि उनकी स्टेटमेंट क्या है, सवाल आज ये है कि आज़म खान को किडनैप किसने किया। इसका मतलब है कि जो आज इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, दे किडनैप्ड मिस्टर आज़म खान, देयरफॉर द FIR शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम। जो आज से 3 हफ्ते पहले से वो अगवा हैं, किडनैप्ड हैं, जिनका कोई अता पता नहीं था, जिसकी कई तारीखें हो चुकी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अगली नेक्स्ट डेट फिक्स है। तो मीनिंग देयर बाई उनसे ये कन्फेशनल स्टेटमेंट प्रोक्योर करने के लिए उनको किडनैप किया गया। जो आज ये स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर द क्रिमिनल्स, उनके ख़िलाफ़ FIR कटेगी, नंबर 1। अब आते हैं आपके साथ दूसरे सवाल का, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164। जो शख्स इलीगल कन्फाइनमेंट में था, कानून शहादत आर्डर के मुताबिक अगर लीगल कन्फाइनमेंट में भी अगर हो तो कोई शख्स अंडर कन्फाइनमेंट किसी स्टेटमेंट की कोई लीगल हैसियत नहीं होती। लिहाजा कन्फाइनमेंट में किया जाने वाला, हासिल किया जाने वाला कोई 164 की स्टेटमेंट, कोई उसकी हैसियत नहीं है। तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि कभी भी वो जो मैजिस्ट्रेट होता है उसको वो लिखता है कि मैंने चेक किया है कि इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ये आज़ादाना तरीके से आज खुद चल के आया है और हाथ से वो लिखता है जो कुछ वो कहता जाता है। यहाँ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब मैं मुकम्मल हो जाए मुकम्मल वक्त दूंगा, आपको मुकम्मल वक्त दूंगा, आप मुकम्मल बात कीजिएगा और मेरे प्रोग्राम में मुकम्मल चांस मिलता है बात, मुझे पता है आप, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि अब तहरीक इंसाफ के साथ जो भी सवाल किया जाए तो तहरीक इंसाफ कभी हमें पीपल्स पार्टी जैसी मिसालें देती है, कभी नून लीग जैसी मिसालें देती है। मैं इसको अभी कोट करता हूँ ना, जरा मुझे भी तो आप मौका दे सवाल करने का। जब इसहाक डार साहब का बयान सॉलिटरी जब कन्फाइनमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो जब इसहाक डार साहब का बयान 164 का 10 साल सियासत के लिए इस्तेमाल हुआ कि उन्होंने ये बयान दिया था, इसहाक डार साहब इज ऑन रिकॉर्ड, तो उस वक्त तो उसको बाकायदा सेलिब्रेट किया जाता था। आज जो है वो कन्फाइनमेंट में लिया हुआ बयान जो है वो आप कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर या तो फिर वो भी गलत था, ये भी गलत है, और अगर आप कहते हैं कि नहीं वो वाला ठीक था, ये वाला गलत है, तो इसका क्या? पहली बात तो ये है कि इसहाक डार साहब की वो स्टेटमेंट, ही वाज नॉट अंडर कन्फाइनमेंट, आप चेक कर लें। नंबर 2, उसने चेक कर लें, ही वाज नॉट इन कन्फाइनमेंट। नंबर 2, जिस वक्त उन्होंने स्टेटमेंट दी 164 की, वो अकाउंट्स नंबर दिए, वो अकाउंट्स नंबर थे जो टैली हो गए कि वहां से पैसे आए या नहीं आए। मुशर्रफ दौर में आप कह रहे हैं अंडर प्रेशर वो स्टेटमेंट नहीं था उनका, वो इसलिए अंडर प्रेशर नहीं था कि ही वाज नॉट इन कन्फाइनमेंट, ना वो एब्डक्शन में थे, ना कन्फाइनमेंट में थे, ना वो जेल में थे, ना इलीगल ना लीगल। तो अभी तो थोड़ी देर में ये भी बाहर आ जाएंगे तो बाहर होंगे। दूसरी बात ये कि अगर वो कन्फाइनमेंट में था या नहीं था, वो हुदैबिया पेपर मिल में केस में पेश होना था ना, वो केस ख़त्म कर दिया इसी ग्राउंड पे कि जनाब नीचे वाली अदालत ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो लिहाजा मेरी जो आज आपसे मेरी गुजारिश है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट अंडर आप किसी को अगवा करके लेते हैं, उससे कुछ भी आप लिखवा लें, दैट है वो अपने खिलाफ आइन के बरअक्स है कि कोई भी शख्स अपने खिलाफ आप उसको या किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नहीं कर सकते। मेरे 2-3 और सवाल मैं आता ना, थोड़ा सा गुजारे ना, अभी दोनों मेहमान हैं, उनको भी थोड़ा सा टाइम, तो फिर तफसील से आपके साथ बहुत टाइम है अभी हमारे पास। अज़मा साहिबा वो कहते हैं कि कोई लीगल हैसियत ही नहीं है इस बयान की, और जो इसहाक डार साहब का बयान था वो अंडर ड्यूरेस नहीं था, अंडर प्रेशर नहीं था, लेकिन ये वाला है, और वो कहते हैं कि इसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है, वो तो किडनैप हुए हुए थे, किडनैप हुए हुए बंदे से क्या उसके बयान की आप हकीकत बयान करना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया। देखो, पहली तो बात यह है कि इलीगल कन्फाइनमेंट जो है वो कौन बताएगा? शुएब शाहीन साहब बताएंगे, PTI बताएगी, इमरान खान बताएगा, या जो कन्फाइनमेंट में है वो बताएगा? और दूसरी बात यह है कि उनका आज वज़ीर दाखिला साहब ने भी इसको एक्सप्लेन किया
कि उन्होंने कहा कि जी मैं साइफर के मामले में बहुत अंडर प्रेशर था और मुझे जो है वो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सो इसलिए मैं मुख्तलिफ रिश्तेदारों का भी उन्होंने जिक्र किया, वो लाहौर भी गए थे, वो कहाँ भी गए थे और बार बार ये बात हुकूमत करती रही। जब उनसे सवाल होता था हुकूमत से कि जी वो आजम खान कहाँ है और वो जो है वो जो इनका नैरेटिव है कि जी वो किसी कस्टडी में है, कहीं अगवा हो गए हैं, तो बार बार कहा जाता था कि उनकी फैमिली जो है वो कम से कम राब्ता तो करे, उनकी फैमिली कहे तो सही कि और या वो जो है वो कोई ऐसी पिटीशन सामने लाएं, वो करें। देखिए इमरान खान के कहने के ऊपर वो तो झूठा आदमी है, वो सर्टिफाइड झूठा आदमी है। ये कोई एक झूठ बोला उसने पहले, वो 35 पंक्चर, वो उर्दू बाजार के पेपर और वो एब्सोल्युटली नॉट भी अगर आपको याद हो कि वो अड्डों की बात हुई नहीं थी, कोई अड्डे किसी ने मांगे नहीं थे और एब्सोल्युटली नॉट बना के बैठ गए, तो उसको झूठ जो बिकता था ना पहले वो नहीं बिक सकेगा। फिर ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बता दीजिए कि जो ऑडियो आई थी जिसके ऊपर तहकीकात जो है वो शुरू हुई और इमरान खान ने स्टे ले लिया, अगर तो और आज वो दोबारा मैंने देखा हमारा जो भगौड़ा छुप के बैठा हुआ है वो आज दोबारा जी तहकीकात करा दें, तो भाई ये तहकीकात हो रही थी ना, इस पर स्टे क्यों लिया? पहली बात, अगर वाकई इसमें कोई चीज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो तहकीकात जो जिसके ऊपर से स्टे अब उठा है और इन तहकीकात के अंदर जो है वो आजम खान साहब ने जो अपना बयान दिया है, आप भी शामिल होकर बता दें कि ऐसा नहीं है, आप सच जो है वो सामने ले आए कौम के। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आपके एक आप झूठे सच्चे नैरेटिव बिल्ड करने से जो है वो सच्चाई छुप जाएगी। और फिर ये है कि क्या नया कहा है, कुछ नया कहा है पूरे इस बयान के अंदर? क्या ये वही बयान नहीं है जो ऑडियो के अंदर पहले हम सुन चुके हैं? क्या बिल्कुल एग्जैक्टली ये बयान नहीं है कि हम खेलेंगे और इसके ऊपर जो है वो अमेरिका का नाम नहीं लेना, लेकिन जो है अवाम की जो है याददाश्त बड़ी जरखेज हुई है, इसके साथ जो है वो हम जो इसके अंदर डालेंगे वो उसको मान लेंगे? ये तमाम बातें वही है ना, वो मीटिंग बुला लें, उसके मिनट चेंज हो जाएंगे और जो है वो साइफर जो है वो फिर वो लहरा के दिखाया। और अब मजे की बात यह कि हम मुकर गए हैं, वो जो साइफर गुम हो गया। आप इमरान खान को इतना बच्चा समझते हैं कि वो उसने एक आम लेटर को, एक साइफर को उसने साजिश बना दिया, लेकिन वो जो लेटर है वो घुमा देगा, वो इतना बच्चा लगता है आपको कि वो ये करेगा? तो वो साइफर भी बिल्कुल जो है वो इमरान खान से बरामद होना चाहिए। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है छोड़ दे आजम खान को। अभी अगर मैं शोएब शाहीन साहब का आर्गुमेंट मान भी लूं तो ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो खिलाफवर्जी की है इमरान खान ने, इस पे से कैसे छुड़ा लेंगे इमरान खान को ये? और कहां कहां भागेंगे? फर्द जुर्म ये नहीं लगने देते, शामिल तफ्तीश किसी केस में ये नहीं होने देते, किसी चीज पे जो है वो जवाब दे वो नहीं है, लेकिन वो घर बैठ के सादिक और अमीन है, उससे आप किसी आप चीज का जवाब ना पूछे, लेकिन दूसरों को वो चोर और डाकू भी कहेगा, दूसरों से वो सवाल भी मांगेगा और झूठे बयान भी बनाएगा। ओके, अब ये जो सायरा साहबा सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो गई है, मैं अपने इब्तदाइये में भी ये बात की है इंट्रो में कि ये मसला सिर्फ और सिर्फ एक सियासी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का या एक दूसरे को नीचे दिखाने का या सिर्फ हुकूमत गिराने या लाने का नहीं था। इसकी बड़ी रिपरकशंस हैं। ये एक फॉरेन पॉलिसी का मैटर था, पाकिस्तान ने इसकी मुआशी कीमत भी अदा की है, सिफारती ताल्लुकात भी जो है वो एट स्टेक लगे हैं, और उसके बाद जो कुछ हुआ है रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। चेन ऑफ इवेंट्स अगर आप देखें तो मुल्क में कितना हिजान पैदा हुआ, असम्बलियों से इस्तीफे गए, असम्बलियाँ टूटी, 9 मई के वाक़यात हुए, बहुत कुछ इसी से इंटरलिंक्ड है। तो मुझे ज़रा ये बताइएगा आपके ख्याल में ये जो इसकी क्रिमिनलिटी का तयन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो कुछ हुआ वो तो बड़ा नुकसान किया, उसने डैमेज किया है। और आज जो आज़म खान साहब बात करें, अगर इसके कानूनी नुक्ता नज़र से हट के अगर सियासी इसके असरात देखें तो क्या मुल्क ने इसकी कीमत अदा नहीं की है? ये आपके सवालों के बहुत सारी चीज़ों का जवाब मेरे ख्याल में शोएब शाहीन साहब दे चुके हैं। और दूसरा अपना नुक्ता नज़र बताऊं तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे राम गोपाल वर्मा की कोई मूवी देख रही हूं मैं। यानी कि हम कौन सी दुनिया में रहते हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ, अब तो हमारे पड़ोसी मुल्क भी चांद पर चले गए, हम अभी तक वही पुराना वाला स्क्रिप्ट है उसके पीछे घूमे जा रहे हैं। यानी कि एक बंदा गायब होता है और फिर उसके बाद आप भी इस मुल्क में रहते हैं कि उसके घर वाले वो क्यों नहीं कर रहे, शिकायत क्यों नहीं कर रहे कि ये बंदा गायब है। अगर वो गायब है तो आपको नहीं पता यहाँ पर क्या होता है, तो आप तो छोटे से पैमाने पे अपनी कोर्ट कचहरी देख लें कि वहाँ पर क्या होता है। फिर उसके बाद वो बंदा आता है, उस बंदे का ज़मीर जाग गया। एक तो मुझे इन ज़मीरों की समझ नहीं आती कि वहाँ बैठे हुए काबीना का हिस्सा बने हुए इक़्तिदार में ये ज़मीर क्यों नहीं जागते, ये इक़्तिदार जाने के बाद लोगों के ज़मीर क्यों जागते हैं। ये साहब तो इतने पावरफुल थे
मैंने उनको कहती थी कि आप वजीर आजम हैं, आजम के वजीर नहीं हैं आप। वो इतने पावरफुल थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा मुझे एक बात बताएं सायरा साहबा, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं। जी जी वो बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो बहुत पावरफुल थे। मैं आज दोपहर में अपने चैनल पे बीपर दे रहा था, तब भी मैंने कहा कि आप ये मामूली ना समझें। उन्होंने 5 साल KPK के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उनका बतौर सेक्रेटरी। वो उसके बाद वफाक में जब आए तो वो होल सोल थे, वजीर उनके आगे हाथ बांधे अपनी दरख्वास्तें लिए बैठे हुए होते थे। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इतना ही होता है स्ट्रॉन्ग, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं, ये सब कुछ तो फवाद हसन फवाद साहब के साथ भी हुआ था, और ये जो आप उठाने की बात कर रही है तो लोग पहले भी उठते रहे थे, लेकिन उन्होंने तो एक लफ्ज भी नहीं उगला, बल्कि उन्होंने कहा मैं अपने किए पर एक लफ्ज पे। गुजारिश तो सुन लेना सायरा साहबा, हमारी भी तो गुजारिश सुन लेना। मैंने आपकी बात, मैंने आपकी सवाल मैं इतना चुप रहा कि आपको हैरानी हो गई। आपने कहा कि आप सुन रहे हैं ना मुझे, मैं सिर्फ गुजारिश कर लूं, फिर आप बेशक इसका जवाब दें। सवाल ये कि फवाद हसन फवाद साहब के साथ भी यही कुछ हुआ। वो भी बड़े प्रेशर में रहे, बहुत सख्त उन्होंने हालात देखे, और उसके बावजूद वो अपने कहे और अपने किए एक लफ्ज़ से भी पीछे नहीं हटे। मेरी उनसे ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मुलाकात है, मेरी उनसे कोई बहुत मुलाकातें भी नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी एग्जाम्पल इसलिए कोट कर रहा हूं कि मैंने इन दोनों को PM ऑफिस में काम करते देखा है। सो अगर आप खड़े होना चाहें तो आप खड़े भी हो सकते हैं, उसके लिए ज़रूरत तो नहीं है कि आपको कोई दबाव आ गया, कोई आपको उठा के ले गया तो आप सब कुछ उगलना शुरू कर दें। हाँ नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी मैं ऐसे ट्विटर पर ही देख रही थी फवाद हसन फवाद और चीमा उनका, कि वो अदालत में पेश हुए थे, पता था कि ये मुकदमा है या उसमें थे। ये तो बंदा ही गायब है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बात पे खान साहब की चॉइस को क्या कहा जा सकता है कि माशाल्लाह, मतलब जहाँ दीदा इंसान थे। मतलब आप मुझे बताएं, मैं तो तिफले मकतब थी, इनको देखकर इनकी सबकी शक्लें देखकर मुझे पता चलता था। आप मेरे साथ जो MQM वाले बैठे हुए या साथी बैठे हुए, आप पूछ लीजिएगा कि मैं उनके बारे में क्या बताती थी या कहती थी, तो खान साहब को क्यों नहीं पता चला। और बाकी मतलब ये कि राना सनाउल्लाह साहब का बयान है कि साइफर गुम नहीं हुआ, वो वजारत दाखिला में पड़ा हुआ है। अब आप मुझे बताएं, 2022 में दूसरा बयान होता है, 23 में दूसरा बयान होता है। अब हम किस बयान को सही समझें? उसके ऊपर डिमार्च भी हुआ, फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस भी हुई, फिर उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल का भी हुआ, फिर जब इन्होंने हुकूमत संभाली फिर इन्होंने भी इजलास किया, फिर वो बार-बार कहते रहे कि ये सुप्रीम कोर्ट के वो क्या, कि इसको। ठीक है, मैं आज़मा साहिबा से ले लूं कोई बात करना। जी आज़मा साहिबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? पहले तो सायरा बीबी को बताना था कि हमारा हमसाया चांद नहीं पहुंच सका जी, वो रास्ते में ही क्रैश हो गया। और दूसरी बात यह है कि वजीर दाखिला ने ये कतन नहीं कहा कि वजारत दाखिला के अंदर जो है वो साइफर पड़ा है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान, मैं गुजारिश कर लूं कि इमरान खान के पास जो है वो ये साइफर बिल्कुल मौजूद होगा, और वो झूठ कर बोल रहे हैं। बात यह है कि 2 दफा कौमी सलामती की मीटिंग हुई, उसने कहा कि साइफर साजिश नहीं है, वो बज़िद है, साजिश है। अदालतों ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो असम्बलियां तोड़ी गई थी, कौमी असम्बली तोड़ी गई थी, उस केस के अंदर जो है उन्होंने कहा कि कोई बैरूनी साजिश नहीं है, और उन्होंने असम्बलियां जो है बहाल कर दी, लेकिन वो बज़िद है कि साजिश है। उसके बाद जिसके ऊपर इल्जाम लगाया उन्होंने भी ये कह दिया कि जी हमने किसी साजिश के अंदर हम शामिल नहीं है। और आज वो बहुत नियर एंड डियर है ना, उनका इसराइल भी, उनका अमेरिका भी, ये सारे जो हैं आज इमरान खान के बहुत करीब हैं। और इमरान खान खुद कह चुके हैं कि जी मैं अभी पीछे छोड़ आया हूं, मैं तो बड़े अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता कहीं एक जगह खड़े तो हो, पहले जो है वो पहले ये बात कन्विंस तो अपने आप को तो कन्विंस कर ले बैरूनी साजिश है कि नहीं, अमेरिका का नाम लेना है कि नहीं। उस वक्त भी डरते इतना थे मौसूफ कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, बस खेलना है। लेकिन एक दफा खुद ही जो है एक दफा खिताब करते हुए अमेरिका का नाम भी मुंह से निकल आया। और ये सिर्फ नहीं, देखो सिर्फ अमेरिका नहीं, यूरोपीय यूनियन को भी रगड़ा 2 जलसों के अंदर, और कहा यूरोपीय ममालिक भी शामिल है इसके अंदर। और वो सारे पाकिस्तानी दुनिया को पाकिस्तान से लड़ाने के लिए वो मौसूफ तैयार थे कि जो है वो, मैं चूंकि मुझे हटा दिया गया, इस मुल्क में कौन कौन सा वजीर आज़म नहीं हटा जी, कि इस मुल्क के वजीर आज़म के ऊपर क्या क्या नहीं हुआ। ये मुझे, मैं इसका जेलों में गए, कभी मैं इसका विटनेस हूँ, ये हाल किया जो आदमी ने कर दिया। मैं इसका विटनेस हूँ। इस वाक़े के बाद इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों को प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया, उसमें मैं भी शामिल था, और मैं उसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब थे, कामरान शाहिद साहब थे, और काफ़ी लोग थे उसके अंदर। तो हम वहाँ पर गए थे, और जब ये सवाल मैंने बाकायदा इमरान खान साहब से किया कि क्या जो आपने अपनी कौम से खिताब में कहा है
अमेरिका का लफ्ज़ आपके मुंह से हुआ है वो स्लिप ऑफ टंग था या आपने इंटेंशनली कहा था? और ये सवाल मैं जानना चाहता था कि मुझे पता था कि मुस्तकबिल में इस पर बहुत डिस्कशन होनी है और आज हो रही है इस पर डिस्कशन। तो उन्होंने मेरे सवाल को एब्सटेन किया, उसका जवाब नहीं दिया खान साहब ने। मेरे बहुत इसरार करने पर शहबाज गिल साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने मुझे कहा कि आप कोई और सवाल कर लें। तो मैंने कहा नहीं, मैं यही सवाल करना चाहता हूँ, मुझे बहुत लंबे चौड़े सवाल नहीं, मुझे इसका जवाब दे दें। लेकिन इमरान खान साहब ने एंड में ये कहा कि वो स्लिप ऑफ टंग था। तो इसका मतलब यह है कि वो छुपाना चाह रहे थे लेकिन छुपा नहीं, उसके बाद जुबान से ज़ाहिर है वो बात बाहर निकल गई। लेकिन ये कोट अनकोट मैं आपको बता रहा हूँ जो उन्होंने कहा। लेकिन मुझे मेरा तज्जिया ये है कि शायद स्लिप ऑफ टंग नहीं था, वो चाहते थे बता भी दूं और फिर वापस भी ले लूं ताकि अमेरिका पे ये इंप्रेशन जाए कि वो तो स्लिप ऑफ टंग था। अगर आप चाहें तो अभी भी गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट खान साहब ने ये की थी कि पहले अमेरिका मान जाए और ये मामला कामयाब ना हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला, और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट मान जाए। वो दोनों ही नहीं माने, उसके बाद वो खत लेके जो है वो मार्केट में आ गए। ब्रेक के बाद इस पर जो है मजीद बात। वेलकम बैक। सायरा साहब आप कोई बात करना चाह रही थी ब्रेक से पहले, जरा जल्दी कीजिएगा, फिर मैं शोएब शाहीन साहब की तरफ आना। साजिश में शामिल था या नहीं था? अभी ये जो अमेरिका तो हर चीज़ में शामिल है, अमेरिका तो हर चीज़ में शामिल है, हमारे तो निगरान वज़ीर आज़म की सिलेक्शन तक में शामिल है। और अभी जो पेशावर में धमाका हुआ, उनके यूनिफॉर्म और उनका असला भी यहाँ पर मिला है। वो जो क्या जानबूझकर अफ़गानिस्तान में खेलने के लिए उनके लिए छोड़ गया था और वो वहाँ से क्या आया, मेरे लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि साइफ़र की तहकीकात। इदारे हैं, तहकीकात करें। जब इतने सारे आप लोगों के पास सबूत और सब चीज़ें हैं तो इंसाफ के कटहरे में ला के कोई सबको इंसाफ, सच और झूठ और दूध का दूध और पानी का पानी दिखा देना। सायरा साहब को क्यों उलझाया हुआ है? सायरा साहब जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कि यहाँ पर लोगों की जान और माल जी जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास एक नहीं दो दफ़ा हुआ, उसके अंदर जाहिर है तमाम एजेंसियां, तमाम हमारी ऑब्वियसली तीनों अफवाज की जो तीनों एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के जो सिपा सालार हैं वो भी मौजूद थे। तमाम तर तहकीकात कर जब बैठे और उसका एलामिया जारी हुआ तो उस पर यही बताया गया कि जो उन्होंने पाकिस्तान के इंटरनल मैटर के ऊपर बात की, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, ये तो मुदाखलत है लेकिन कोई साजिश नहीं हुई। आपके ख्याल में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो 2 दफ़ा बैठी है वो बगैर तहकीकात के बैठ गई होगी? ज़ाहिर तहकीकात की होगी, हमारे इतने इदारे हैं। वही बात है कि हम तो, हमारा तो चैन सुकून से सोते ही उन्हीं की वजह से हैं कि हाँ हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी वो कहते हैं कि अंदरूनी और बैरूनी मामलात और सरहदों और इन सब की हिफाजत कर रही। मैं तो इस चीज़ पे उन पे नहीं वो कर रही। मैंने तो आपको ये बोला है कि सब सबूत मौजूद हैं, ठीक, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। शोएब साहब मुझे ये बताइएगा कि बात तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि वो तो हमारी हर चीज़ में शामिल है। जी ये बात आपकी ठीक है, अभी तक शामिल है, अपोजिशन में भी शामिल है, हुकूमत में भी शामिल है, अपोजिशन भी उधर देखे, हुकूमत भी उधर देखे। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि उधर शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, वो वाला मामला है। लेकिन सब उधर देख रहे हैं, आपके ख्याल में किधर देख रहे हैं? अब आप लोग तो असेंबली में है नहीं, उधर ही देख रहे होंगे। नहीं वैसे ही पूछ रही हूँ मैं। नहीं वो भी उधर ही देख रहे हैं, सब उधर ही देखते हैं। सही, वही मतलब ये कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पार्टी को अपोजिशन समझती हूँ, हम तो किसी तरफ नहीं देख रहे। बाकी वो तो बी टीम है, ये जो 24 और 25 का ग्रुप है। मैं जरा शोएब शाहीन साहब की तरफ मुझे जाने दें, मैं देख रहे कि आपकी पार्टी भी किधर देखती रही है सारी जिंदगी। देखें ऐसे तो ना करें ना, वो तो हमेशा देखते रहे, हम तो माइल बा करम हैं, सभी इसी तरफ देख रहे होते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। सर ये बताइएगा, आपके नज़दीक बेशक इस बयान की, एतराफ़ी बयान की कोई कानूनी हैसियत ना हो, लेकिन ऑडियो लीक्स मौजूद हैं जिसमें साइफर को ट्विस्ट करने की बात हुई। अभी ऑडियो लीक्स का हवाला दिया गया ना, इससे पहले पीटीआई की मकबूलियत बिल्कुल गिर रही थी, लेकिन फिर टेबल्स टर्न हुए और ये बयानिया मार्केट में सेल हुआ और फिर हुकूमत अदम इस्तेहकाम का शिकार हुई। ये तो फिर उसके बाद सारा नक्शा ही बदल गया था। तो ये तो इट वर्कड एक्चुअली, फ़ायदा हुआ इसका इस्तेमाल। अभी एक ज़रा मुझे 2-1 मिनट सिर्फ बताइएगा, मैं आपको सारी तफसील से बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या हमारे मुल्क में आइन है या ये बेआइन मुल्क है, जहाँ आप किसी शख्स को किडनैप करके, आपको एक बात फैक्ट बता रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने आकर कहा
कि आज़म खान हैज़ बिन किडनैप्ड, हमें उसके वेयर अबाउट्स नहीं पता, हम ढूंढने और तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ द ऑफिशियल स्टेटमेंट गिवन बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब एक किडनैप्ड शख्स की स्टेटमेंट को इंटीरियर मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहा है। ये हमारी रियासत ये जो कुछ कर रही है, ये रियासती दहशतगर्दी में आता है या क्या है? अब मैं आगे आता हूँ आपके सवाल की तरफ। मुझे बताएं कि आज साइफ़र के वजूद बाकी है? अगर साइफ़र है, उसके कंटेंट्स को असद मजीद को जब बुलाया गया कि आप बताएं कि क्या क्या बातें हुई, जो कुछ आपने लिखा है ये दुरुस्त है कि नहीं है, ये उस वक्त बुलाया गया जब शहबाज शरीफ साहब टेक ओवर कर चुके थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सेकंड मीटिंग में। पहली मीटिंग के भी मिनट्स मौजूद हैं, सेकंड मीटिंग के भी मिनट्स मौजूद हैं, जहां उसने आकर अपने उस साइफ़र के कंटेंट्स को हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित किया और उसने कहा जी बिल्कुल जो मैंने लिखा है ये दुरुस्त है। मैं सर आपको आपकी बात का जवाब मिलेगा, मैं सिर्फ मुझे एक मिनट मजीद, मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं मैं उसमें आता हूँ। वो मिनट्स ये कहते हैं जिसमें कहा गया कि इंटरफेरेंस इज प्रूव्ड, जो सेकंड कंटेंट मैं मिनट्स की बात कर रहा हूँ, पहले तो है ही हैं। और वो इंटरफेरेंस ये है कि पाकिस्तान में अपने प्राइम मिनिस्टर को चेंज करो, कौन किस तरीके से करना है, क्या होना है क्या नहीं होना है, ये सब्सिक्वेंट स्टेज है। और एक साइफ़र को डी क्लासीफाइड किया वाइल प्लेसिंग इट बिफोर द कैबिनेट, और कैबिनेट ने फिर उसको नेशनल असम्बली में भेजा और नेशनल असम्बली के फ्लोर पे वो साइफ़र पेश किया गया। फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस साइफ़र को भेजा फॉर द पर्पज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए जुडिशल कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा। फिर प्राइम मिनिस्टर दी देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया, जो साबिक रिटायर्ड ऑफिशियल थे आर्मी के, जिन्होंने माजरत कर ली कि मैं इसका कमीशन का सरबराह नहीं बनता, और उसके बाद उनकी रिजीम चेंज हो गई और शहबाज शरीफ ने आकर कहा कि हम इसका कमीशन के जनरल तारिक की बात करें। जी जनरल तारिक की बात करूँ, हम एक इंडिपेंडेंट कमीशन के ज़रिए इसकी तहकीकात कराएंगे। ये शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है ऑन द फ्लोर, और वो आज तक नहीं हुआ। और आज तक इमरान खान साहब का मुतालबा सिर्फ एक है, लेट द जुडिशल कमीशन बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू लुक इनटू द अफेयर्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अब बात यह है, अब सिर्फ इतना है, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके अंदर मिनट्स रिप्रोड्यूस हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी है, ये मुदाखलत वाली बात तो एडमिटेड है इन टू दी मिनट्स ऑफ दी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन साजिश में ये अपोजिशन के लोग शामिल थे या नहीं थे, उसके लिए कोई कमीशन जब तक नहीं बनेगा, कोई कंसर्न फोरम उस पर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, तो हम उसकी बुनियाद पर उस रूलिंग को अपहोल्ड नहीं कर सकते, उसको सेटिसाइड किया। अब मुझे ये बताएं, इनका इक़्तिदार तो ख़त्म हो गया, इसने तो अपनी सी कोशिश भी की कमीशन बनाने की। आज भी मुतालबा क्या है इमरान खान का फ्राम द वेरी बिगनिंग अनटिल लॉ, कि आज भी शहबाज शरीफ साहब एक जुडिशल कमीशन, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि उसके कंटेंट्स क्या थे, साजिश किस हद तक थी, मुदाखलत किस हद तक थी, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व में। मुझे ये बताएं कि फॉरेन स्टेट अगर हमारे खुद मुख्तारी पे अटैक करे तो फिर बताएं हमने डिमार्शे क्यों नहीं दिया था? इसलिए दिया था कि हमारी खुद मुख्तारी पे वो अटैक था, और हम अगर उसको क्रेडिट ना दें ऐसे लीडर को कि जिसने खुल के ये बयानिया दिया, पब्लिक को भी बताया, पूरी इंटरनेशनल मीडिया में भी बताया कि नहीं हम ठीक है, हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं यूएसए से, बट नॉट द डिक्टेशन इन दिस टर्म कि आप वहाँ हुकूमतें चेंज करें, जो चाहें आप वहाँ हमें गुलाम समझें, उठा के इधर से उधर फेंक दें। मैंने एक साल बड़ी बात की है, लेकिन चूंकि मैं ज़रा चाहता हूँ गेस्ट जो हैं वो इस पर कमेंट करें। बाद में अगर मसला यह है, बराबरी की बुनियाद की बात तो की, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिकन एम्बेसडर पर चीफ मिनिस्टर को मिलने गए, चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो भी है, देखें ये नहीं हो सकता ना आपकी गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि हम एक मुल्क के दुश्मन हैं। हम ये कहते हैं कि देयर शुड बी सम रीजनेबलनेस इन द रिलेशनशिप। जी अज़मा साहिबा, कमाल बात यह है कि शुएब शाहीन साहब जितना चीजों को ट्विस्ट कर सकते हैं वो करके देख लें, हकायक फिर भी नहीं बदलेंगे। पहली तो बात यह है कि असद मजीद साहब ने भी कौमी सलामती की मीटिंग के अंदर जो है वो बैठकर कहा कि कहीं पर भी साजिश की बात नहीं थी, जो बात मुझसे की वो उसको ऑन कर रहे थे, जिसके अंदर चेंज किए, मिनट्स को चेंज किया गया, जिसके साथ खेला गया। उनके ऊपर इल्जाम जो है, इमरान खान के ऊपर अब इल्जाम जो है, एक तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का है, दूसरा पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचाने का है,
और तीसरा पाकिस्तान के साथ खेलने का है। वो साइफर के साथ नहीं खेल रहे थे, वो पाकिस्तान के साथ खेल रहे थे और उन्होंने वो खेल के दिखा दिया। दूसरी बात यह है कि शुएब शाहीन साहब आज जो है वो इमरान खान साहब की कोई तीसरे निकाह के ऊपर स्टे ऑर्डर नहीं हटा, आज जो है वो उसी कमीशन के ऊपर से स्टे ऑर्डर जो है वो कल लाहौर हाई कोर्ट ने हटाया है, जो कमीशन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में बनाया गया था इसकी तहकीकात के लिए। और तहकीकात में पेश होकर मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर के अंडर में एक इदारा है, इट इज नॉट द कमीशन। आप कमीशन बनाए, मैं आपको स्टेटमेंट देता हूँ, कल हम उनके पास पेश भी होंगे और कोऑपरेट भी करेंगे। और चलें अज़मा साहबा को कंप्लीट करने दें सर। जी अज़मा साहब प्लीज डोंट डू इट। हमें थोड़ा सा कर्टसी का मुजाहरा करना चाहिए। आप सच बोले, झूठ बोले, या आप जो मर्जी करें, मैं आपकी बात सुन लेती हूँ ना तहम्मुल के साथ। खुदा का वास्ता तहम्मुल अब आप भी ले आए अपने। अब इतना कुछ करने के बाद भी आप लोगों के अंदर तहम्मुल नहीं आया, पता नहीं कब आएगा। मेरी गुजारिश ये है कि जो स्टे ऑर्डर विकेट हुआ है लाहौर हाई कोर्ट से, वो लास्ट दिसंबर से हुआ था, तो इमरान खान क्यों नहीं तहकीकात होने देता? अल कादिर ट्रस्ट की तहकीकात वो नहीं होने देगा, तोशाखाना की तहकीकात वो नहीं होने देगा, फर्द जुर्म वो नहीं होने देगा, साइफर वाली उसके ऊपर वो पेश नहीं होगा, फॉरेन फंडिंग का केस वो चलने नहीं देगा। है क्या वो क्या चीज क्या है जो वो बहुत कानून से मावरा है? इस वक्त इमरान खान के ऊपर जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा बैरूनी साजिश नहीं है, इन्होंने फिर भी चूरन बेचा। कौमी सलामती की 2 कमेटियों ने कहा, इन्होंने फिर भी चूरन बेचा। अमेरिका ने कह दिया हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस ये रेजीम चेंज करने से, इन्होंने फिर भी चूरन बेचा। जो हमारी तमाम तर चीजों के बावजूद वो उसको एक झूठ बेचने की आदत पड़ी हुई है। वो उसके ऊपर अब उसके ऊपर इल्जाम जो है वो खाली साइफर का नहीं है, अब साइफर चोरी करने का, साइफर छुपाने का, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करने का, पाकिस्तान के साथ खेलने का इल्जाम है। आजम खान पीछे रह गया। आजम खान ने तो एक गवाही दी जो उसके सामने हुआ, जो वो ऑलरेडी ऑडियो के अंदर भी क्लियर है। उसने कोई नई बात नहीं की जिसके अंदर कहा जाए कि जो उसने कोई नई बात कर दी है। और आजम खान के साथ क्या हुआ है ये वो बता देगा ना। फवाद बता रहा था ना, वो कह रहे हैं कि जी वो कस्टडी में नहीं था। और भाई जिस जेल में चक्की में मौत की वो रह के आया है ना, आप लोगों को 2 दिन रहना पड़े, आपको पता चलती, इसलिए तो इमरान खान बेचारा अरेस्ट नहीं होता। उसने 9 मई करा दिया, उसने अपने आप को अरेस्ट होने से बचा लिया। जो आहत चीमा है वो भी ब्यूरोक्रेट था, उसके ऊपर भी कुछ भी साबित नहीं हुआ, उसको भी सालों जेल में रखा। और हमारी तो जमानतें भी पुटअप नहीं होती थी। इनका तो केस जो है वो जमानत, जो केस इन पे FIR उस पे भी जो कभी हो सकती है, उस पर जो कभी आपने सोची होगी उस पर भी इनको तो आलम अरबा की जो है ना उसके ऊपर भी जमानतें मिल जाती हैं। ये तो इतने खुशकिस्मत लोग हैं, इनको हर चीज के ऊपर केस बाद में होता है, स्टे पहले आ जाता है। सो ये मामलात को इस तरह ट्विस्ट ना करें। इमरान खान ने अब जो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कार्रवाई का लिखा गया था कासिम सूरी के ऊपर, फवाद चौधरी के ऊपर, असद कैसर के ऊपर, इमरान खान के ऊपर और प्रेसिडेंट अलवी के ऊपर। इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई हमारी वो है कि हम किसी सियासी इंतकाम का निशाना किसी को नहीं बनाना चाहते। उस हुक्म के बावजूद कमीशन बनाया गया कि इसके ऊपर जो है वो इनको सबको जवाब देने का मौका मिले और उसके बाद कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको पहले दिन जो है वो जेल के पीछे डाल दिया था, उन्होंने कहा था इनको भेजो, ये झूठे हैं, 1 नंबर के मुनाफिक है। इतने झूठ बोलने के बाद भी अभी भी वो शख्स अपने आप को जो है वो सादिक और अमीन कहता है और रोज भाषण देगा यूट्यूब पे बैठ के। ब्रेक के बाद इस पे जो है मजीद बात। वेलकम बैक। सायरा साहबा ये बताइएगा कि ये तमाम सूरत हाल, ज़ाहिर है अभी तो ये देखना है कि इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब के केसेस का क्या मुस्तकबिल होता है। आपको इंतखाबात टाइम पे होते दिखाई दे रहे हैं और एक मसला ये भी है कि ये हुकूमत तो 3 हफ्ते बाद चली जाएगी, तो ये जो कुछ भी बातें आज हम कर रहे हैं ये कोई लॉजिकल कंक्लूजन तक आपको जाती दिखाई दे रही? नहीं जी, मैं तो आपने जो एक मुझसे सवाल पूछा और एंड में जाते जाते जो कह कर गए हैं, मैं तो अभी तक उसी पर अटकी हुई हूँ। ओहो, आप मुझे पहले बता देती, मैं आपका मसला हल कर देता। पार्टी भी जहाँ देखती है हमें पता है। नहीं 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 नहीं, मसला हल नहीं, आपके सारे सवालों का जवाब इसमें है। चलें, आपका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है जो हर 6 साल बाद बयान देती है कि हम सियासत में नहीं हैं। यानी कि आप जितने भी एंकर बैठे हुए होते हैं सबका इशारा उसी तरफ होता है और मुबहम बातें करके आप लोग हमारे मुंह से निकलवाना चाहते हैं। तो चले, अच्छी बात है, काटिएगा नहीं प्रोग्राम। आपने जब इतने सारे इशारे कर ही दिए तो फिर उनकी मर्जी, जब होगा इलेक्शन उनकी मर्जी। ये तो सारे मोहरे हैं,
आप हमसे कह रहे हैं ना, तो फिर ये जितने भी ये 342 मेंबरान बैठे हुए, अब मैं कोई नेशनल टीवी पे ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए कि शर्म आनी चाहिए कि जो इतनी मूछें दाढ़ी रख के हम उस तरफ देख रहे हैं। तो फिर जो उनका फैसला होगा, इलेक्शन करवाना है नहीं करवाने, कब होना है, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आनी है, निगरान वज़ीर आज़म अमेरिका से आएगा, किधर से आएगा, सब उधर देख रहे हैं। या आप हमसे ना पूछे, हमें कुछ भी नहीं पता। मैं आपके सवाल की रोशनी में आपको जवाब दे रही हूँ। जी, मैं आपने सवाल की रोशनी में आपको इसका काउंटर आर्गुमेंट भी देता हूं। बस छोड़ दे मौका, मैं इनकी बातें सुनने के लिए नहीं बैठी हुई थी। आदिल अब्बासी साहब, आप हमेशा प्रोग्राम में यही करते हैं। मतलब क्या मैं पैसे आपसे लेके प्रोग्राम में बैठी हुई हूँ जो मैं चाचा और इतनी बदजुबानी सुनूं कि मतलब आप एक तरफ से कहते हैं कि हमें अखलाकियात है, दूसरी तरफ से ताड़ एक बात है। जो असल इशू है इस इशू पे बात करें। नहीं, एक सेकंड, जिन्होंने देखना है वो सायरा साहब, एक सेकंड, आप और मैं बैठ के खाम खाम नहीं, एक सेकंड सायरा साहब, मुझे आपका बड़ा एहतराम है। ये जो अभी आपने आखिरी बात की है, इसको जरा क्लैरिफाई कर दें। ये आप क्या कहना चाह रही हैं कि मतलब आपसे सवाल ना किया जाए या आपसे बात ना की जाए? और इस मतलब उसमें समझा नहीं आपकी बात। नहीं, ये बीच में आपसे कोई माइक मांग रहा था ना, टाइम मांग रहा था। नहीं, वो तो ठीक है, मैंने आपको पूरा मौका, नहीं मैं आपको पूरा मौका, तो बात करने के लिए बैठी हुई है। ओके फाइन, मैंने आपको पूरा मौका दिया है और आपको मौका दे रहा हूं। मैं सबको कोशिश ये कर रहा हूं कि सब अपने टाइम पे बात करें। आई थॉट कि आप मुझसे मुताल्लिक कोई बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा जरा मैं क्लैरिफाई कर दूं। दूसरी चीज ये है कि भाभी अगर रिपीट पे भी आप सब प्रोग्राम देखेंगे, मैंने भरपूर मौका दिया, बल्कि कोशिश की कोई इंटरप्ट ना करें एक दूसरे को। जी, अलकादर ट्रस्ट में उसको आना पड़ेगा, मलिक रियाज को आना पड़ेगा। मलिक रियाज को यहाँ पर कोई लाएगा नहीं। फॉरेन फंडिंग केस का वो फैसला खुलेगा तो बाकी पार्टीज की भी फॉरेन फंडिंग उनको कहाँ से होती है वो फैसला भी खुलेगा। अरे भाई, अवाम के ऊपर बात कर लें। ये इस मामले में कतन भी मैं दिलचस्पी नहीं रखती। आदिल साहब, आप बहुत अच्छे हैं, मेरा आपसे बहुत अच्छा ताल्लुक है। अवामी इशू पे बात कर लें। ये किसी दूसरी पार्टी के ज़ाहिर ना मैं मौक़िफ़ बता सकती हूँ ना मैं सुन सकती हूँ। बिल्कुल ठीक है। अवामी इशूज़ पर ही बात करनी चाहिए, लेकिन जब अवामी इशू बात करें तो हमें जो है वो कभी दास्तान खलाई मखलूक सुनाई जाती है, कभी इस्लामिक टच मिल जाता है और कभी हमें जो है वो फॉरेन पॉलिसी मामलात में उलझा दिया जाता है। असल में अवामी इशू की बात जिनसे करनी है वो अपने इशूज़ कहीं और रिजॉल्व करा रहे होते हैं, तो इस वजह से अवामी इशूज़ पे बात हो नहीं पाती। अज़मा साहिबा, क्विकली 1 मिनट, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, मैंने प्रोग्राम को कंक्लूड करना है। जी, हम बैठे हुए हैं, आप मुझसे मेरे सिंध का पूछ लें, आप मुझसे पूछ लें, मैं असेंबली में बैठी हुई हूँ, मुझसे पूछ लें, मैं आपको अवामी इशू पे बात करके बताऊंगी। जी ठीक है, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। देखिए, बात यह है कि यहाँ पर जो है ना, सब लोग एक जो है वो एक बैकग्राउंड है, एक उससे आए हैं। ये एक अपने आप को बहुत सुपीरियर जो है वो समझना, किसी को एक तरफ पूरी पार्टी को उनकी आप डिफेंड कर रही हैं, दूसरी तरफ कह रही हैं मैं तो किसी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रही। और मेरा जो है वो माइक मांगना आपको बहुत तकलीफ दे और नागवार गुजरा, और आपने बहुत जो है वो तज़हीक आमेज आपने जो है जुमले बोले, मैं आपको आपकी उसमें जवाब दे सकती हूँ। आपकी तरह ड्रामा करने की और वो जो है ना एक्टिंग करने की आदत नहीं है। जो ये भी अवामी मफाद है कि जो पैसे खा गया है, ये अजीब मुनाफकत है। जो सारी जिंदगी पले ही इस्टेब्लिशमेंट की उसके ऊपर है, जो हमेशा देखते इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, वो दूसरों को जो है वो ताना दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट के साथ इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है वो बड़ा गलत है, वो नहीं होना चाहिए। कौन थे वो, कहाँ से आए थे? आप तो पैदाइशी सियासतदान थे ना। आप लोग आप देखें ना जी, बात करने दें। आपकी जायदादें बन गई, आपके सारे यहाँ पर हैं। शुरू में आपने अब सायरा साहब जरा देखें ना, ये अब उनकी बारी आई तो आप देखें, आप देखें उनकी बारी है ना, उनको बात करने दें। मैंने आपकी बारी में उनको रोका और आपको बात पूरी करने दी। खामोशी से सुन लिया ना। अच्छा, मुझे आई एम सॉरी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आज़मा साहब प्लीज लास्ट कमेंट, बिकॉज़ मुझे प्रोग्राम कंक्लूड करना है। जवाब नहीं दिया, अब ये चाचा मत करें। अब अगर सवाल किया है फिर जवाब लेने का हौसला भी रखो। और ये जो है ना, कितनी अवामी मफाद का इनको ख्याल है कि जिनको जो इधर भी खेलते हैं उधर भी खेलते हैं। एक तरफ हमें बड़ा वो हमारे जो है वो हमें बड़ा ख्याल है, वो हमें उनकी वजह से हम सोते हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर चार्जशीट करते रहते हो। जब वो गोद में पाल हुकूमत में लाके बिठाया था साथ, तब वो जो है वो बहुत गलत थे। आज अगर वो कह रहे हैं कि हमें न्यूट्रल रहने दो, तब मीर जाफर, मीर सादिक जानवर बातें कर रही हैं, दोनों तरफ मत खेले ना। बस थोड़ा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप दोनों से मेरी गुजारिश है, आप दोनों से मेरी गुजारिश है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। 30 सेकंड सर, उसके बाद मैंने प्रोग्राम। सबसे पहली बात यह है कि देखें, इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, जबर और खौफ का माहौल है। 3 महीने बाद इलेक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं। ऐसे जो भी कुछ ड्रामे ये कर रहे हैं मौजूदा फाशिस्ट हुकूमत,
ये ज़्यादती है। इस वक्त अच्छा माहौल करना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए ताकि बेयकीनी की कैफियत ख़त्म हो, महंगाई, बेरोज़गारी और जो जुल्म और जबर हो रहा है इसको ख़त्म करने के लिए बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, अज़मा बुखारी साहबा, सायरा बानो साहबा, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरफ शोएब शाहीन साहब हवाला दे रहे हैं, मसला ये है कि ख़ुद अब तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग आकर कह रहे हैं, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हों, चाहे वो परवेज़ खटक साहब हों, सर आप नो मोर हो गए ना, लेकिन नो मोर हो गए तो लिहाजा जो डेपुटेशन से मुझे जो है जो डेपुटेशन से आए थे, डेपुटेशन से आए थे, डेपुटेशन पे गए और डेपुटेशन से वापस चले गए जिनकी इजाजत से, जिनकी मेहरबानी से, ये पार्टी थी या ये पार्टी थी या कोई सरकारी महकमा था या कोई उनका विंग था जो डेपुटेशन पे हायरिंग कर रहा था? के पीएमएल क्यों पैदा किया गया वो भी आप ज़हन में रख लें। की तारीख भरी हुई है इन कामों से और मसला है कि तौबा ताइब कोई करता नहीं है और जैसे ही आवाज आती है फौरन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें, आपको पीटीआई और इमरान खान नजर आएगा हर जगह पे। ये तमाम लोग जो है वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि इंतखाबात होने वाले थे, इंतखाबात के लिए गवर्नमेंट के साथ बैठकर मामला तय हो रहे थे, अचानक से इमरान खान साहब ने उस तारीख से इनकार कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब तफसील तलब है, फिर किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।